Actually, someone started a meeting on the same ID, so that is why it got disconnected. Please rejoin. Someone else started on the same ID. There was some, देखो actually किसी और ने लॉगिन कर ली सेम आईडी से, probably किसी और टीचर की क्लास होगी and he might be checking or doing something, so we just got logged out. So everyone just log in back. Log back in. सेम आईडी पे कैसे हो सकता है? बिकॉज ये इंस्टीट्यूट का आईडी है ना और सबके पास है, दैट इज व्हाई. ओके, रिटर्न एवरीवन. हाँ, हुआ होगा पहले भी ये सब. तो ठीक है, ये लिख लिया सबने, एवरीडे रिटर्न. अब देखो, ये तीसरी बार है, मतलब ये पहले 2 बार हो चुका है क्या? आई थिंक आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. एवरीबडी कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, मैं क्या बोल रहा था कि देखो, पिछले केस में जो हमने किया, लाइक वी स्टडीड अबाउट दिस, ये समझ में आ गया ना, एक्सटेंसिव इनटू इंटेंसिव वाला. इसमें किसी को डाउट था क्या? ठीक है. वर्क डन की बात कर रहे थे ना, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क. सिद्धेश खुद सोचो ना, प्रेशर इंटेंसिव है और डीवी एक्सटेंसिव होगा, तो क्या होगा? एक्सटेंसिव इनटू इंटेंसिव, वर्क डन क्या होना चाहिए? एवरीबॉडी, ये इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, तो ये क्या होगा? एक्सटेंसिव होगा. कोई दिक्कत है? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर नॉट? और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब बताओ, मैंने कोई रैंडम पैरामीटर डिफाइन किया, dq अपॉन dw. हमने एक रैंडम पैरामीटर डिफाइन कर लिया है, dq अपॉन dw, तो ये एक्सटेंसिव होगा, इंटेंसिव होगा, क्या होगा? ये तो इंटेंसिव होगा ना. क्लियर है एवरीबॉडी या नहीं है क्लियर? Both are intensive? No, Siddesh, that is not the reason. सिद्धेश, ये रीजन एक्चुअली में नहीं है, एक्सटेंसिव है दोनों. एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव इट इज इंटेंसिव. ई बाई ई का एन कट जाएगा ना, एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है, वो रीजन है. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ आप लोगों से. अब बताओ, जैसे P V N T. P तो अपन समझ चुके हैं इंटेंसिव है, V समझ चुके हैं इंटेंसिव है, टेम्परेचर समझ सकते हैं इंटेंसिव है. नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? एक्सटेंसिव होगा ना. ये तो क्लियर है ना सबको?
ओके, अब वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम भी तो एक्सटेंसिव होगा। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ जाए। ओके, अच्छा, इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या होगा? एवरीबॉडी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? देखो, F/2 nr/dt, तो n पे तो डिपेंड करता ही है, तो एक्सटेंसिव हो गया, राइट? अच्छा, जनरल हीट कैपेसिटी क्या होगा? जनरल हीट कैपेसिटी और यहां पर जैसे हमने जनरल एक सी डिफाइन किया था, फिर हमने डिफाइन किया था मोलर हीट कैपेसिटी, Cm, जिसके दो क्लासिफिकेशन भी थे, Cp और Cv। फिर हमने हीट कैपेसिटी पर ग्राम डिफाइन किया था, हीट कैपेसिटी पर ग्राम डिफाइन किया था, हीट कैपेसिटी पर ग्राम। तो ये बताओ, ये तीनों कैसे कैसे पैरामीटर्स हैं? जनरल हीट कैपेसिटी क्या होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, जनरल हीट कैपेसिटी क्या होगा? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? आई, जनरल हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है। अरे जरा समझने की कोशिश करो, व्हाट इज जनरल हीट कैपेसिटी, पहले ये बताओ। General heat capacity is the amount of heat required to raise temperature of substance by 1 Kelvin. तो अब जरा सोचो, 1 केल्विन तुम्हें एक चम्मच पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है, एक बाल्टी का टेम्परेचर बढ़ाना है, पूरे कुएं का बढ़ाना है, या फिर पूरा समंदर का बढ़ाना है, तुम्हें नहीं लगता है कि हीट से, तुम्हें लगता है हीट हर बार सेम होगा? Amount of heat required to raise the temperature of substance by 1 Kelvin, यही होता है ना? Is that clear? तो अब क्या ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है? Everybody, is that clear? Does it depend on the amount? Obviously it does. It is extensive. अब यहां पर जब तुम एक मोल के लिए डिफाइन कर लोगे तो यहां पे ये इंटेंसिव हो जाएगा। खुद सोचो ना, जनरल हीट कैपेसिटी कैसे लिखते हैं? Q इंटू इज इक्वल टू सी डी टी। तो C क्या आएगा? ये आएगा dq अपॉन dt। तो एक्सटेंसिव बाई इंटेंसिव, दैट इज एक्सटेंसिव। तुम लोग ऐसे निकाल सकते थे, इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता तुम्हें। एवरीबॉडी क्लियर नाउ? अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। ऐसे कर सकते थे ना, इट वॉज एन इजियर अप्रोच, ऐसे ही तो अपन कर रहे थे अब तक। ओके, देन राइट इट डाउन। पर ग्राम वाला एक्सटेंसिव, विल टॉक अबाउट इट सिद्धेश, सॉरी श्रेयस। Written everyone? बट बॉडी को कट करने पे हीट चेंज नहीं होती। कौन सी बॉडी की बात कर रहे हो श्रेयस? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर अगर ऑब्जेक्ट को हमने कट किया तो फिर उसकी हीट कैपेसिटी तो सेम ही रहेगी। नहीं, जनरल हीट कैपेसिटी सेम नहीं रहेगी। मान लो तुम्हारे पास एक बाल्टी है जिसमें 10 लीटर पानी है, ठीक है? तो 10 लीटर पानी का 1 केल्विन से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट होगा वो सपोज x है। तुम उसको आधा कर लो, 5 लीटर पानी। अब उसका एक टेम्परेचर, उसको
1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा वो सेम है क्या y? नहीं नहीं सेम नहीं है। फिर ये मोलर वाला जिसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी वो इंटेंसिव होता है। हाँ हाँ समझा सर। ये लिख लिया सबने? तो राइट इट डाउन सिद्धेश देन। ओके सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस, ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा अब ये बताओ एनसीएम के बारे में क्या ख्याल है? एनसीएम डीटी, सीएम क्या है? क्यू अपॉन एन डीटी, राइट? तो अब ये क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा? देख लो, एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव इनटू एक्सटेंसिव, क्या आएगा ये? इंटेंसिव आएगा ना। उसी तरह से सीपी की भी बात करेंगे तो वो भी आएगा क्यूपी अपॉन एन डीटी, तो ये भी इंटेंसिव ही आएगा क्योंकि सीएम तो इसी के जैसा है ना। सीवी की बात करें तो ये क्या आएगा, क्यूवी अपॉन एन डीटी, तो ये भी इंटेंसिव ही आएगा। ये बात सबको चमक रही होगी, ये नहीं चमक रही है? डन एवरीवन? ओके, तो हीट कैपेसिटी पर ग्राम के बारे में क्या ख्याल है, वो क्या होगा? dq is equal to let's say mass into cp per gram into dt। तो अब जो हीट कैपेसिटी पर ग्राम हुआ वो क्या होगा बताओ? देख लो, एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव, क्या आएगा? इंटेंसिव ही आएगा ना। क्लियर है नहीं है? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो हेमन। ओके राइट ऑन देन। डन। ऑल हीट कैपेसिटी आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सारे के सारे इंटेंसिव होते हैं ऑब्वियसली। स्पेसिफिक पर्टिकुलर मास के लिए या मोल के लिए डिफाइन करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। इज दैट क्लियर? ओके तो अभी तक किसी को डाउट है अब तक जो हमने सीखा उसमें से? एक्सटेंसिव इंटेंसिव तो क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अपना जो नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स on the basis of
initial and final states of a system. सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो डिपेंड करेगा उसकी बात कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम. तो अब देखो स्टेट वेरिएबल्स ऐसे जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करें, उनकी हमें बात करनी है. ठीक है, तो उसमें दो तरह का होता है. एक होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट. पहले इनके बाद लिख लीजिए, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन. डन एवरीवन, लिख लिया? ठीक है, तो अब देखो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टेट फंक्शन एंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ पाथ फंक्शन. तो देखो दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने वाले हैं. तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या है? सी बेसिकली इट इज अ फंक्शन which depends only on the initial and final states of the system and not on the path followed by the system. ये समझ में आ रही है बात? ऐसे फंक्शन जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते. एंड बता देते हैं, इट इज अ फंक्शन which depends on the path followed by the system. On the path followed by the system to reach the final state. ये कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एवरीबॉडी कुछ समझ में आ रहा है बेसिकली किस तरह की बातें हम कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है? देखो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे मान लो तुम बॉम्बे टू गोवा जाते हो, लेट्स से यू आर मूविंग फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा. ठीक है, तो तुम्हारा इनिशियल स्टेट क्या हुआ? एवरीबॉडी बॉम्बे टू गोवा जा रहे हो, इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट? फाइनल स्टेट भी बॉम्बे, गांव नहीं रे, गोवा. किसी ने गांव लिख दिया. तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो अब इनिशियल स्टेट अपना बॉम्बे हुआ और फाइनल स्टेट अपना गोवा हुआ. तो अब किस पाथ से जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है क्या? मान लो तुम बोट लेके जाते हो, एक तरीका तो ये कि समंदर के थ्रू बोट लेके तुम चले गए गोवा. ठीक है, दूसरा तरीका है रोड ट्रिप से गए गोवा. तीसरा तरीका है बस से गए, ट्रेन से गए, प्लेन से गए. कोई क्या किया, बॉम्बे से गया स्विम करके गए, राइट. कोई क्या किया, बॉम्बे से पहले मून पे गया और फिर मून से वापस गोवा पे लैंड किया. फिर कोई हो सकता है कि कोई तरीका ये भी चूज कर सकता है कि सीधा मंगल पे जाए बॉम्बे से और फिर मंगल से वापस गोवा पे लैंड करे, राइट. तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, पाथ तो अलग अलग हो सकता है. बॉम्बे टू गोवा जाना है बट कैसे जाना है तो डिफाइन नहीं किया ना हमने. ठीक है, तो अब ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड कर रही हैं? कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? जैसे डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा ना सबका. फाइनली आई एम अज्यूमिंग कि एवरीवन विल रीच गोवा.
ऐसा नहीं है क्योंकि रास्ते में ही टपक जाएगा, राइट? इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच डिपेंड ऑन द, मतलब जो कि हर केस में सेम आएगा, बताओ। मार्स पे गए तो टपक सकता है, हाँ दैट इज द केस। डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, तो स्टेट फंक्शन हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, राइट? ओके, और पाथ फंक्शन क्या क्या हुआ? पाथ फंक्शन क्या हो गया? टाइम ऑफ जर्नी, कितना समय लगता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ जर्नी, कॉस्ट ऑफ जर्नी, ठीक है, कितने हाथ पांव टूटे, कितने हड्डियां टूटे ड्यूरिंग जर्नी, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पाथ दैट यू फॉलो। सो इफ यू टॉक अबाउट टाइम ऑफ जर्नी, कॉस्ट ऑफ जर्नी, मोड ऑफ जर्नी, पेट्रोल डीजल के एक्सपेंसेस, एंड मतलब एक्सपेंसेस जोड़ लो ना, सो दीज थिंग्स कम अंडर द पाथ, राइट? इज दैट क्लियर? So I hope you have an overall idea of the state function and path function. क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, राइट? तो इसको लिख लो एक बार। Everybody done? ये लिख लिया ना सबने? ओके, तो अब देखो आगे बढ़ाते जाते हैं इस कंपैरिजन को। देखो सबसे पहले स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन एक ही, स्टेट वेरिएबल बहुत तरह के होते हैं। स्टेट वेरिएबल स्टेट को डिफाइन करते हैं, और स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन कंपैरिजन का है, तो मतलब अलग अलग तरीके से हम वेरिएबल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट? और उनमें एक स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल और फाइनल स्टेट से डिसाइड करते हैं। स्टेट वेरिएबल एक जनरल नाम होता है सोनाली, ठीक है? स्टेट फंक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, स्टेट वेरिएबल हर केस में बोलते हैं, प्रतिशत, वॉल्यूम। स्टेट वेरिएबल इज अ डिफरेंट थिंग। स्टेट फंक्शन इज ओनली द फंक्शन which a function of state, वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। स्टेट वेरिएबल सारे वेरिएबल्स को बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो इफ x इज अ स्टेट फंक्शन, जरा सुनना ध्यान से, प्रॉपर्टीज है, यदि x एक स्टेट फंक्शन है, then इंटीग्रल dx from a to b should be xb minus xa। ये समझ में आया एवरीडी? यदि x एक स्टेट फंक्शन है तो इंटीग्रल dx xb minus xa होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट लिखते हो ना, फाइनल, ऐसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला, ये इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल बी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? डेल्टा x, मान लो ये x है तुम्हारा डिस्टेंस, xt वर्सेस t, तो तुम क्या लिखते हो बताओ? तुम लिखते हो ना xb minus xa। इज दैट क्लियर, या इसमें कोई डाउट है? तो यदि ये एक स्टेट फंक्शन है तो यू विल राइट xb minus xa, फाइन। और यदि xb minus xa तुम नहीं लिख सकते हो तो वो स्टेट फंक्शन नहीं है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है वो स्टेट फंक्शन ही होगा। इज दैट क्लियर? जो भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है वो स्टेट फंक्शन होगा। ओके, राइट इट डाउन। पूरा कर लो, उसके बाद एक साथ लिखोगे तो चलेगा क्या? पूरा कर ही लेता हूं मैं, थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं नीचे, चलेगा ना? आई स्क्रॉल अप। जैसे मान लो एक इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, ये पाथ 1 हुआ, ऐसे ही पाथ 1 से जाते हैं, फिर ए सी ऐसे जाते हैं, ये हो गया डी, ये पाथ 2 हो गया, ये अपना हुआ पाथ 1 और ये हो गया अपना पाथ 2, ठीक है? अब जरा सोचो, यदि x स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा x अलोंग पाथ 1
शुड बी इक्वल टू डेल्टा एक्स अलोंग पाथ 2। यदि ऐसा होता है यानी दोनों चेंज सेम आता है तभी एक्स स्टेट फंक्शन हुआ ना। इस बात पे सब लोग कन्विंस हो, क्योंकि दोनों स्टेट से सेम रिजल्ट आना चाहिए। अब देखो डेल्टा एक्स लिखते हैं, यदि एक्स स्टेट फंक्शन है तो इंटीग्रल dx a to b क्या आएगा, xb माइनस x से आएगा। इज दैट क्लियर? यदि एक्स स्टेट फंक्शन है तो a to b अलोंग पाथ 1 यही आएगा। अब देखो पाथ 2 पे डेल्टा x2 कैसे निकालेंगे? डेल्टा x2 ऐसे निकाल सकते हैं क्या, इंटीग्रल a to c dx प्लस c to d dx प्लस d to b dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये तो लिख सकते हैं ना। सो लेट अस से दिस इज xc माइनस x से, समझ में आया xc माइनस x से कैसे लिखा? एवरीडी फाइनल माइनस इनिशियल प्लस xd माइनस xc प्लस xb माइनस xd। अब x से कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल होता है देख लो, xc कैंसिल हो गया, ठीक है, xd कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिला, xb माइनस x से। तो दोनों सेम मिला ना, देख लो डेल्टा x1 और डेल्टा x2 ये दोनों सेम है, तो ये स्टेट फंक्शन हुआ। Since delta x2 is equal to delta x1, therefore x is a state function. क्लियर है? एवरीडी ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ रही है सबको? ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यदि x स्टेट फंक्शन है तो इंटीग्रल dx फ्रॉम a to b शुड ऑलवेज बी xb माइनस x से, और यदि ये प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता है तो स्टेट फंक्शन नहीं हो सकता। ये बात सबको चमक जानी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। क्लियर है? इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, एक साथ लिख लेना। बट यदि x पाथ फंक्शन है, यदि x एक पाथ फंक्शन है, इफ x इज अ पाथ फंक्शन तो क्या होगा बताओ? यदि x एक पाथ फंक्शन है तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल dx फ्रॉम a to b इट इज नॉट इक्वल टू xb माइनस x। ये हो सकता है क्या एवरीडी? इसमें ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा लिख सकते हैं हम? नहीं, ऐसा लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, बिकॉज वो पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है ना, मतलब स्टेट पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो अब इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन, राइट डाउन, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगा तब, अरे लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगा तो पाथ फंक्शन हुआ ही नहीं ना, शॉर्टेस्ट पाथ से जाने पे सेम होगा ही ऑब्वियसली। लेकिन हम तो एक जनरल प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे तो सारे कंसीडर करेंगे ना केसेस, ठीक है भावेश? हम जब एक जनरल प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे तो सारे केसेस कंसीडर करेंगे, हम शॉर्टेस्ट वाला ही क्यों कंसीडर करेंगे? जब शॉर्टेस्ट पाथ से जाओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज तो जैसे डिफाइन करते हैं हमको वैसे ही करना होगा ना डिफाइन, सारे कंसीडर करने पड़ेंगे केसेस। इसको लिख लिया सबने? सेम होगा तो स्टेट नहीं होगा, स्टेट फंक्शन नहीं होगा। चलो स्क्रॉल कर दिया मैंने, ऊपर स्क्रॉल करूं और ऊपर, नीचे अब करो, नीचे स्क्रॉल। क्या सेम क्या है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड अनेबल टू अंडरस्टैंड द डाउट। डेल्टा x1 और डेल्टा x2 तो सेम ही आएगा ना, सेम आ गया इसलिए तो स्टेट फंक्शन है, दोनों पाथ में सेम आ रहा है। अरे डेल्टा x1 और डेल्टा x2 सेम आया तभी तो स्टेट फंक्शन बोला ना हमने। अरे यार इनको नहीं चमक रहा है अभी भी।
अरे भैया हमने डेल्टा x1 और डेल्टा x2 सेम बताया, इसलिए तो स्टेट फंक्शन बोल रहे हैं ना, दोनों पाथ में सेम आ रहा है, इसलिए तो स्टेट फंक्शन है। अब करें नीचे स्क्रॉल। डन। ये सबने लिख लिया? ओके देन राइट इट डाउन। और ऊपर यार कोई ऊपर बोल रहा है, कोई नीचे बोल रहा है, इतना टाइम लग रहा है क्या? ये लिखा, इतना सबने लिख लिया? नैनेश रिटन दिस मच। तो अब नीचे यहां तक में किसी का बचा हुआ है क्या? और कैन आई गो डाउन स्ट्रेट अवे? नीचे कर सकता हूँ स्क्रॉल? नाउ टेल मी। डन एवरीबॉडी? ओके तो देखो आज बेसिकली हमने स्टेट फंक्शन का इंट्रोडक्शन ही किया, इसके बारे में और भी डिटेल्स हैं, विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है? तो बेसिकली आज हमने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है और एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ा है, ठीक है, और थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी है। आज आपका होमवर्क इंटेक एक्सरसाइज 1 है। एवरीबॉडी योर होमवर्क इज इंटेक्स एक्सरसाइज 1। वैसे तुम इंटेक्स एक्सरसाइज 2 भी कर सकते हो, बट अभी इंटेक्स एक्सरसाइज 1 ही दे रहा हूँ अपना। वैसे 2 तक हो गया है। आज का होमवर्क, कल के लिए आपका होमवर्क है, मतलब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1, इंटेक्स एक्सरसाइज 1, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? एवरीबॉडी आज की क्लास में कोई डाउट, कोई समस्या? रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। देखो रिवीजन हमने क्या किया है, ज्यादा चीजें तो आज पढ़ी नहीं है। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ा है। इंट और डाउन स्क्रॉल करें, अरे नीचे अभी क्या छूट गया तुम्हारा कुछ? रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पाथ फंक्शन में कुछ डेरिवेशन नहीं है क्या? वी विल सी दैट। अभी जितना देखा है उसके बेसिस पे बात करेंगे, हम देखेंगे ना, अभी खत्म नहीं हुआ है, बोल रहा हूँ ना। अभी तुमने बस ट्रेलर देखा है स्टेट ऑफ पाथ फंक्शन का, अभी चीजें बाकी है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हमने डिफाइन किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट तो ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी जो हमने पढ़ा था टाइप ऑफ इक्विलिब्रिया, वो सब तो नॉर्मल चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, जीरोस लॉ का कोई मतलब है नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर चीज सीखा है हमने, वो सीखा है एक्सटेंसिव इंटेंसिव। एक्सटेंसिव समझ में आ रहा है ना? जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है, सिस्टम को तोड़ना चालू करो, जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है वो एक्सटेंसिव है, जो चेंज नहीं होती वो इंटेंसिव है। नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं एक्सटेंसिव को, और इंटेंसिव को नहीं लिख सकते, ठीक है।
बाकी स्टेट और पाथ फंक्शन के केस में स्टेट फंक्शन इनका तो इंट्रोडक्शन ही किया अभी। स्टेट फंक्शन वो होता है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। याद है हम लोग बॉम्बे टू गोवा जा रहे थे, कोई मून पे गया था, कोई तो मार्स तक चला गया था, ठीक है, और फिर वापस आया था। तो वो ऐसी चीजें जो स्टेट पे डिपेंड करती है उनको स्टेट बोलते हैं। स्टेट फंक्शन यदि है तो इंटीग्रल dx फ्रॉम a टू b विल बी xb माइनस x से, और यदि नहीं है पाथ फंक्शन है तो इक्वल नहीं होगा। पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है एवरीबॉडी, और कोई डाउट है किसी को? इंटेक्स एक्सरसाइज 1 आपको होमवर्क है। देन गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। माँ के बांध दे इसका ये नहीं